नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे आप सभी के सामने इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। यानी कि भारत में जो बैंक का इतिहास है, वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग आज बात करेंगे बैंकों के हिस्ट्री के बारे में। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर कहलाएगा जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी कंट्री में जो बिजनेस का क्राइटेरिया होता है, जो वहाँ पे इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी स्पेशली बूम करती है वहाँ के बैंकिंग सेक्टर से। यानी कि किसी भी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा माना गया है। बगैर बैंकिंग के वह कंट्री बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो आज हम आपके सामने ये चर्चा करेंगे कि भारत में बैंकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है या फिर बैंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लास की बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग, तो बच्चों बैंकिंग एक प्रकार से ये इसको सर्विस बोला जाएगा। बैंकिंग एक एक सर्विस है। बैंकिंग कैसी क्लास? एक सर्विस कहलाएगी। बैंकिंग एक सेवा है, एक सर्विस है। और जो बैंक होते हैं, बैंक वो एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। ये एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि बैंक एक प्रकार से वित्तीय संस्थान कहलाएगा। बैंक एक प्रकार से क्या कहलाएगा क्लास? वित्तीय संस्थान कहलाएगा। बैंक एक वित्तीय संस्थान के रूप में इसको जाना जाता है। और ये बैंक हमको प्रोवाइड करता है बैंकिंग। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैंक के संबंध में बैंक एक वित्तीय संस्थान कहलाएगा। इसमें बैंक का जो प्राइमरी टास्क है, बैंक का जो प्राइमरी जो इसका टास्क है, बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है, इसका इसको जो प्राइमरी फंक्शन है बैंक का जो ये प्राइमरी जो इसका फंक्शन है, वो पैसे को जमा करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट, और इसके बाद उसका काम है ये कि लेंडिंग, लोन। यानी कि बैंक का जो प्राइमरी काम है ये कि जमाओं को स्वीकार करना और लोन देना, ये एक बैंक का प्राइमरी टास्क कहलाएगा। लोन लेंडिंग करे या फिर इन्वेस्टमेंट करे, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करे। जबकि अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं, बैंक के कई प्रकार के सेकेंडरी फंक्शन होंगे, जिसमें बैंक वो इश्यू करता है आपका ये चेक, डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करता है। डिमांड ड्राफ्ट जो बच्चे या कोई भी पर्सन को अगर मनी का नीड होता है, तो वह एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट बना सकता है, बनवा सकता है बैंक के संस्थान में जाकर के। डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है, डिमांड ड्राफ्ट जारी करते हैं। और इसके अलावा ये भी बात होती है कि बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट भी जारी करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, मतलब इसका मतलब होता है बच्चों, ये एक प्रकार से साख पत्र कहलाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब हो जाएगा बच्चों साख पत्र, जिसको बोलते हैं ना। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स क्या हो जाएगा? साख पत्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये आ चुकी है कि साख पत्र का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट? पहले ये भी समझ लेते हैं हम लोग कि साख का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, बिजनेसेस की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, बिजनेस में जो भी आपका मैन्युफैक्चरर होता है, ये साख देता है या एक प्रकार से क्रेडिट देता है, होलसेलर को देता है। होलसेलर क्रेडिट देता है रिटेलर को, और ये क्रेडिट देता है जो भी रिटेलर का कस्टमर होता है, यानी कि ये कस्टमर है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट होता है, वह साख पे डिपेंड करता है। और इस पूरी साख के लिए जो वर्क करती हैं, वह बैंक्स ही करती हैं। यानी कि बैंक कहीं ना कहीं क्रेडिट को मैनेज करती हैं, क्रेडिट का
मैनेजमेंट करती हैं। मैंने शॉर्टकट में मैनेजमेंट को मेंशन कर दिया, यानी कि बैंक क्रेडिट का मैनेजमेंट मैनेजमेंट करती है, पैसा लेती हैं और पैसा देती हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है बैंकों का मतलब। तो बात यहाँ पे ये क्लास की, ये जो और भी इसके कई सेकेंडरी वर्क हैं, यानी कि बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का भी काम करता है। फाइनेंशियल इंटर जो मीडियरी होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का भी काम करता है। और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है वो गवर्नमेंट और जो भी पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनके बीच में ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के रूप में कार्य करता है। तो आज हम जिस लेक्चर की चर्चा कर रहे हैं, जो स्पेशली इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो विश्व में सबसे पहले अगर देखते हैं कि बैंकों की शुरुआत हुई कैसे थी, बैंकों की शुरुआत विश्व में कैसे हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ कि वर्ल्ड में जो फर्स्ट बैंक थी, वर्ल्ड में जो फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, वर्ल्ड में जो फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, ये शुरुआत हुई थी बच्चों बैंक ऑफ वेनिस से। यानी कि बैंक ऑफ वेनिस से पहली बार विश्व में बैंकों की शुरुआत करने की प्रणाली प्रारंभ की गई थी। और यहाँ पर जो पीपल्स हुआ करते थे, यानी कि वहां पे जो लोग हुआ करते थे, वो करेंसी को एक्सचेंज किया करते थे, मतलब दे डू द करेंसी एक्सचेंज। मतलब उन लोगों को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन ये कि अपने अपने देशों की करेंसीज को एक्सचेंज करते थे। और बैंक ऑफ वेनिस का जो फॉर्मेशन किया गया था, यह क्लास किया गया था 1157 में, 1157 में, यानी कि 1157 में विश्व में पहली बार बैंकों की शुरुआत हुई थी। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया में जो, यानी कि इंडिया में बात करते हैं, भारत में जो बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, तो इंडिया में जो एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि इंडिया की जो पहली बैंक थी, इंडिया फर्स्ट बैंक, इंडिया की जो पहली बैंक है उसका नाम है बच्चों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि इंडिया की जो पहली बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इस बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया था 1770 में। तो 1770 एक ऐसा समय रहा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उस टाइम पर दस्तक दी थी। और उसने भारत में एक ऐसी जगह बैंक का फॉर्मेशन किया था जहां पे ओशिनिक एरिया था, समंदर वाली जगह थी, यानी कि कोलकाता में इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो इंडिया की जो पहली बैंक है उसका गठन किया गया था क्लास कोलकाता में, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि 1770 में इस बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए आगे हम लोग देखते बढ़ते नेक्स्ट। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत की एक ऐसी बैंक थी जिसने भारत में बैंकों की नींव को रखा था। आप ये भी समझते हैं कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक रही है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये जो बैंक रही है, ये एक ऐसी बैंक थी जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था कंप्लीटली फॉरेन कैपिटल से, फॉरेन कैपिटल से। यानी कि एक ऐसी बैंक जो भारत में सबसे पहली बार फॉर्मेशन किया गया था, लेकिन इस बैंक का जो रेगुलेशन था वो विदेशी पूंजी से किया गया था। इसका रेगुलेशन, यानी कि विदेशी पूंजी का मतलब हो जाएगा कि इसके पहले, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के पहले, प्रायर दिस, इस बैंक के पहले भारत के जो लोग हुआ करते थे, पीपल ऑफ इंडिया, टेक्स बैंकिंग फैसिलिटी, यानी कि उनको जो बैंकिंग की फैसिलिटी थी वो एक प्रकार से प्राइवेट मनी लेंडर्स के माध्यम से वो बैंकिंग फैसिलिटीज को लेते थे। यानी कि जमींदार से, साहूकार से, बनिया से, मुल्तानी से, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के ये प्राइवेट मनी लेंडर्स हुआ करते थे, यानी कि निजी तौर से पैसे का लेन देन करते थे। और
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ज्यादा ब्याज पर पैसा उधार देते थे, जिसको नहीं बोलते कि सूद में पैसा उधार देना। सूद में किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे करके ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को अर्न करने का काम करते थे साहूकार, बनिया, मुल्तानी चेट्टी। तो ये जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हुआ करते थे, यानी कि उस टाइम पर भारत के लोग फिलहाल बैंकिंग फैसिलिटी लेते थे भारत के जो फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर। अब जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, यूपी में कई जगह पर आपको साहूकार दिख जाएंगे, इनको साहूकार बोलते थे, और या जमींदार बोलते थे, है ना। साहूकार हुए या जमींदार हुए यूपी में। इनको कुछ जगहों पर इनको बनिया भी बोलते थे। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में इनको मुल्तानी बोलते थे, यानी कि इनको मुल्तानी बोला जाता था पंजाब में। पंजाब इनको क्या बोलते थे क्लास? मुल्तानी, यानी कि पंजाब में इनको मुल्तानी बोलते थे। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, चेन्नई में इनको चेट्टी बोलते थे। तो अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य प्रकार के प्राइवेट मनी लेंडर्स हुआ करते थे। जबकि भारत में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, इसने कोई एक 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 वित्तीय संस्थान का फॉर्मेशन किया था, जिसने सिखाया था भारत को कि भारत में एक बैंक का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय से पहले, यानी कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया था वो 1770 में किया गया था। इस समय से पहले वर्ल्ड में, यानी कि विश्व में कई जगहों पर बैंक आ चुकी थी। विश्व में कई जगहों पे बैंक आ चुकी थी, भारत के निकल पीछे था बैंकिंग सेक्टर में। तो इसलिए इसका फॉर्मेशन फॉरेन कैपिटल से तो किया गया, और इसका जो रेगुलेशन था वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा इसका रेगुलेशन था। मतलब इसका जो रेगुलेशन था वह यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा इसका रेगुलेशन बताया गया था। और ये बैंक बेसिकली फॉलो करती थी, फॉलो टू यूरोपियन सिस्टम। मतलब कहीं ना कहीं इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ये जो भारत में यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा इसका रेगुलेशन था, विदेशी पूंजी से इसका गठन किया गया था, और यूरोपीय सिस्टम को ये फॉलो करता था, जिसकी वजह से लोगों को इस बैंक से उतना ज्यादा रुझान नहीं हो पाया, क्योंकि ये बैंक प्रॉपर तरीके से विदेशी सिस्टम से ही फॉलो हो रही थी। इसलिए इंडियंस को इस बैंक पर बिलीव नहीं हो पाया। लोगों को लगा कि यार विदेशी बैंक है, विदेशी सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो हम भाई, हमारा जो मामला था कि हम रहे अपने भारतीय, तो हम जैसे पुराने मामला चल रहा था पुराने तरीके से हम बनिया, साहूकार, मुल्तानी चट्टी से पैसा लेन देन करते थे, उन्हीं से लेन देन करें। तो इस वजह से ये बैंक प्रॉपर तरीके से फ्लॉप्ड बैंक हो गई थी, यानी कि ये बैंक चल नहीं पाई थी। इस बैंक को लोगों ने नकार दिया था, इस बैंक को कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब इसके बाद क्या चर्चा करी गई थी? इसके बाद क्या हुआ था कि भारत में कैसे बैंकिंग फैसिलिटी को आगे बढ़ाया जाए, इसके रिगार्डिंग क्लास क्या किया गया था फिर ये के रिगार्डिंग फिर भारत में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने अभी बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश टाइम पर ये भारत में इस कंपनी का गठन हुआ था। इस कंपनी को यहाँ इंडिया लाया गया था, और इसने फाउंडर बैंकों का, जो फाउंडर बैंक जिनको बोलते हैं, फाउंडर बैंक का मतलब हो जाएगा, इन बैंकों को स्पेशली प्रेसिडेंसी बैंक इनको बोला जाता है, प्रेसिडेंसी बैंक जिनको इनको बोला जाएगा। मतलब इन्हीं बैंकों से भारत में बैंकिंग की शुरुआत करी गई थी, इन्हीं बैंकों से। यानी कि अगर इनको फाउंडर बैंक बोला जाएगा, मतलब इन्हीं बैंकों के द्वारा हम लोगों ने बैंकिंग फैसिलिटी को आगे बढ़ाया था, बैंकिंग सीखा था, है ना। बैंकिंग एक एक ऑपरेशन कहलाएगा और बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहलाएगा। तो बैंकिंग की फैसिलिटी को शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट देने के लिए इन्हीं प्रेसिडेंसी बैंकों को आगे लाया गया था। और तीन बड़े लोकेशंस में, जिसमें से सबसे पहले जिस लोकेशन में इसका फॉर्मेशन किया गया था इन बैंकों का, जिसमें से बैंक ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन किया गया था, और फिर इसके बाद एक और लोकेशन भी किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको बताया गया। और फिर इसके अलावा, बैंक ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको बताया गया, और फिर इसके अलावा, बैंक ऑफ, बॉम्बे, जिसको बताया गया, और फिर इसके अलावा, बैंक ऑफ, बंगाल का फॉर्मेशन किया गया था, बैंक ऑफ, बॉम्बे, जिसको बताया गया, और फिर इसके अलावा
बैंक ऑफ मद्रास। इन तीन बड़ी लोकेशन में भारत में बैंकिंग को आगे मूव किया गया, बैंकिंग के रेवोल्यूशंस को आगे बढ़ाया गया। जैसे मैं यहाँ पे अगर परिचर्चा करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का नक्शा है कुछ इसी मतलब क्राइटेरिया में भारत का नक्शा है, इसको अगर मैं फिल कर दूँ तो भारत का नक्शा बन जाएगा। तो जैसे ये आपका बंगाल है, यहाँ पे भी समंदर है, ये आपका मद्रास है, यहाँ पे भी समंदर है, और ये आपका बॉम्बे है, यहाँ पे भी समंदर है, राइट। तो इन तीन जगहों को अंग्रेजों ने फोकस किया था, क्योंकि इन तीनों जगह से जो भी हमारा जो सी बिजनेस है ना, जो हमारा एरिया बिजनेस है, यानी कि कहीं ना कहीं हम जो ओशियन इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारा ओशियनिक एरिया है, ओशियनिक एरिया है, जिससे हम अन्य अन्य कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं, यहां से यहां बिजनेस ला सकते हैं। तो यहां पे इन लोगों ने बैंकिंग फैसिलिटी को सेटअप किया, बैंकिंग फैसिलिटी का सेटअप किया था। और इन बैंकों को बोला गया था फाउंडर बैंक। इनको क्या बोला बच्चों? फाउंडर बैंक बोला गया, जिसमें से बैंक ऑफ बंगाल का जो फॉर्मेशन किया गया था वह किया गया था 1840 में किया गया था, और बैंक ऑफ बॉम्बे का फॉर्मेशन किया गया था 1843 में। देखा, आई थिंक आई हैव रॉन्ग एंड नाउ आई विल करेक्ट दैट। बैंक ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन किया गया था 1806 में बच्चों, याद रखिएगा। बैंक ऑफ बॉम्बे का जो गठन किया गया था वो 1840 में किया गया था ना, 1840 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और बैंक ऑफ मद्रास का फॉर्मेशन किया गया था 1843 में। ये एग्जैक्ट है इसमें डेट के बारे में, ठीक है ना। तीन बड़े टाइम पर इसका फॉर्मेशन किया गया था। कुछ समय के बाद इसी बैंक का नाम बैंक ऑफ कोलकाता रखा गया, बैंक ऑफ कोलकाता रखा गया था 1809 में। बैंक ऑफ कोलकाता रखने का मकसद यही था कि भाई बंगाल तो मतलब वेस्ट बंगाल से नाम होता है इसका, लेकिन अन्य जो बैंक उनके बॉम्बे मद्रास, तो इसलिए इसका नाम बैंक ऑफ कोलकाता रखे दिया 1809 में, मतलब रीनेम कर दिया गया था। लेकिन हमारा शुरुआत जो ओरिजिन था वो बैंक ऑफ बंगाल से ही रहेगा ना, ये चीज है। तो इन तीन बैंकों को भारत में बोला गया बच्चों प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों को क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में इनको जाना गया। हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस बात को मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। तो भारत में ऐसी कौन सी बैंक थी जिसका गठन किया गया था पहली बार? तो बैंक थी आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसके बाद भारत में उस बैंक के फेलियर होने के बाद कौन सी बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, जिसको बोला गया था प्रेसिडेंसी बैंक या फिर फाउंडर बैंक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, हुआ क्या था कि इन्हीं, यानी कि मैं एक स्लाइड को फिर से आगे देखूंगा इसको, इन्हीं बैंकों में से अगर बात करते हैं, इन्हीं बैंकों ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, इंट्रोड्यूस दी सेविंग्स अकाउंट सिस्टम, सेविंग्स अकाउंट सिस्टम। तो क्वेश्चन अगर ये बने, पूछे क्वेश्चन ये कि कौन सी बैंकों ने भारत में सेविंग्स अकाउंट सिस्टम को लॉन्च किया था, तो इसका जवाब आ जाएगा द फाउंडर बैंक। यानी कि फाउंडर बैंकों ने भारत में सेविंग्स अकाउंट सिस्टम को लॉन्च किया था, फिर इंट्रोड्यूस किया था। और इन तीनों बैंकों को बोला गया था प्रेसिडेंसी बैंक। चलो इतनी तो कहानी ठीक है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि हमारे यहां पर एक ज्वाइंट कैपिटल एक्ट का भी फॉर्मेशन किया गया था, ज्वाइंट कैपिटल एक्ट। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको कि क्या हमारे यहाँ पे बैंकें सिर्फ प्रेसिडेंसी बैंकों तक ही सीमित रहती? तो प्रेसिडेंसी बैंकों तक सीमित नहीं थी। हमारे यहाँ पे बैंकें और भी बाद में आ चुकी थी। आज के दिन पे हमारे यहाँ पे कुल 11 नेशनलाइज बैंक हैं और एक एसबीआई है और 21 प्राइवेट बैंक है। मतलब बैंकिंग का सेक्टर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोइंग कर रहा है। तो फिर इन फाउंडर बैंकों के बाद कैसे बैंक आई जाकर के, इनकी कहानी हम लोग आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जानेंगे कि ज्वाइंट कैपिटल एक्ट, यानी कि इसको बोला गया है क्लास ये बच्चों, इसको बोला गया है संयुक्त पूंजी अधिनियम, है ना। इसको क्या बोला गया बच्चों? इसको बोला गया है संयुक्त पूंजी अधिनियम। हिंदी में इसको बोला जाएगा संयुक्त पूंजी अधिनियम बोला जाएगा, ठीक है ना। मतलब हो जाएगा ये, मैं इसको शॉर्टकट में अधिनियम लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा ये कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम पूंजी का एक्युमुलेशन करके, पूंजी को जोड़ करके हम वित्तीय संस्थानों का फॉर्मेशन किए गए। यानी कि भारत में एक ऐसा अधिनियम जिसमें
ये टू अलाउ टू पीपल, लोगों को अलाउ किया गया टू कलेक्ट कैपिटल, यानी कि पूंजी को कलेक्ट करके, कैपिटल कलेक्ट का मतलब ये कहा जाएगा कि भाई कैपिटल को एक्युमुलेट कर लिया गया, एक्युमुलेट किया गया, accumulating किया गया, accumulating the capital to set up a financial institute, to set up a financial institute। मतलब हो जाएगा ये कि भारत में जब इस अधिनियम को इंप्लीमेंट किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस अधिनियम में ये बात बोली गई है कि अगर लोग चाहें, लोग का मतलब हो जाएगा कि 10 से 15 लोग मिल करके, अराउंड 10 से 15 लोग मिल करके अपनी पूंजी का एकोमुलेशन करके, कैपिटल का कलेक्शन करके किसी वित्तीय संस्थान का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने अलाउ किया, यानी कि ऐसा बताया गया कि वह पूंजी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वित्तीय संस्थान का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस ज्वाइंट कैपिटल एक्ट को 1860 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1860 में भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1860 में। अब जब ये अधिनियम भारत में आ गया, यानी कि इस अधिनियम के बाद, आफ्टर द implementing of this act in India, भारत में, in India there are various financial institutions, भारत में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआई का मतलब बच्चों याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेगी एफआई। बैंकिंग सेक्टर में जब भी अगर एफआई की बात लिखी हुई है तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन होने लगा। इट मीन विद दिस एक्ट इन इंडिया देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशंस स्टार्टेड, कई सारे वित्तीय संस्थानों का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की कौन सी ऐसी बैंक है, इंडिया की कौन सी ऐसी बैंक है जिसका गठन किया गया था? तो इंडियाज फर्स्ट बैंक विद दिस एक्ट, इसका नाम है बच्चों, याद रखिएगा, इसका नाम है इलाहाबाद बैंक, यानी कि इलाहाबाद बैंक। और इसका गठन किया गया था 1865 में। यानी कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, जो कि ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक कहलाएगी, यानी कि इस बैंक को बच्चों बोला गया, दिस बैंक इज नोन एज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक, दिस बैंक बेसिकली नोन एज द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक। यानी कि इस बैंक को एक ऐसा नाम दिया गया जिसको ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक बोला गया, यानी कि इस बैंक को एक ऐसी बैंक का दर्जा दिया गया जिसको बोला गया क्लास ये ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक बोला गया, ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक। अब अगर देखते हैं कि वर्तमान में क्या इस बैंक का क्या क्या हुआ है, तो इस बैंक का, यानी कि इस बैंक का जो विलय हो गया है, मर्ज इनटू विच बैंक, इस बैंक का विलय क्लास हो गया, यानी कि इलाहाबाद बैंक का विलय जो हो चुका है, मर्ज इनटू इंडियन बैंक। इसका विलय वर्तमान में किसमें हो गया बच्चों? इंडियन बैंक में हो गया। हालांकि ये बात ऑलरेडी नेक्स्ट क्लासेस में जब हमारी क्लास और आगे बढ़ेगी तो इसमें चर्चा की जाएगी कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया। तो इसका विलय कर दिया गया है आपके इंडियन बैंक में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे जैसे इंडिया और ग्रोइंग करने लगा तो भारत में कई सारी प्रकार की बैंकों का फॉर्मेशन किया गया था, जिसमें से आपकी ये बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। ये एक ऐसी बैंक है जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1881 में, 1881 में एक ऐसी बैंक जिसका फॉर्मेशन किया गया था। और यह बैंक बेसिकली फॉर्म की गई थी लिमिटेड लाइबिलिटी से, यानी कि दिस बैंक वाज बेसिकली फॉर्म्ड विद द
लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बच्चों, याद रखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जैसा संस्थान जिसको, इसके जो शेयर होल्डर होते हैं, इन शेयर होल्डर के लिए इनकी लायबिलिटी क्या होती है क्लास, सीमित होती है। यानी कि इनका जो लोन वापस करने का, फिर इनका जो शेयरिंग को वापस करने का जो क्राइटेरिया होता है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पर स्टैब्लिश होने वाला भारत का पहला बैंक, इसकी स्पेलिंग अवध की OUDH रहेगी। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1881 में, और ये इसका लोकेशन बच्चों है फैजाबाद, फैजाबाद इन उत्तर प्रदेश। यानी कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ऐसी बैंक जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पे स्टैब्लिश की गई थी, और ये नॉर्थ की बैंक है अपने आप, यानी कि ये भारत में पहली बार नॉर्थ में, मतलब ये जो लोकेशन पड़ती है नियर लखनऊ, लखनऊ में इसके नियर लोकेशन है। तो इसका फॉर्मेशन किया गया था 1881 में। और इस बैंक के बारे में खास बात ये भी है कि भारत की ऐसी बैंक है, फर्स्ट बैंक, जिस बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट बाय इंडियन, यानी कि ऐसी बैंक जिसका इस्टेब्लिशमेंट भारतीयों द्वारा किया गया था, वह बैंक है क्लास, याद रखिएगा, अवध कमर्शियल बैंक है ना। इसके बाद कई सारी बैंकों का प्रचलन भारत में आ गया था, जिसमें से 1894 में आपकी पंजाब नेशनल बैंक भी, इसका फॉर्मेशन किया गया था पंजाब नेशनल बैंक का। 1894 में PNB का गठन किया गया था, और इसका फॉर्मेशन किया गया था बच्चों, याद रखिएगा, लाहौर में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, यानी कि उस टाइम पर भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। तो लाहौर में PNB का फॉर्मेशन किया गया था। एक ऐसी बैंक जो देश के बाहर, वर्तमान की स्थिति में देश के बाहर ही है, वहां पे किया गया था फॉर्मेशन, तो ये PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है। और इसके जो फाउंडर थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो फाउंडर थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी के द्वारा इस बैंक का गठन किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। लाला लाजपत राय जी के द्वारा इस बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक कहलाएगी, क्योंकि इसका जो वर्तमान में, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि हेड ऑफिस इसका है, वह बच्चों है न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है इस बैंक का, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ऐसे करके बैंकों का, कई सारी बैंकों का फॉर्मेशन उस टाइम पे होने लगा था। मैं कुछ डेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो 1906 है, 1908 है, 1911 है, ठीक है। तो ये जैसे 1906 की बात करते हैं तो इस टाइम पर आपकी बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। 1908 में कई प्रमुख बैंकें हैं, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन किया गया था। गुजरात में इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में, कॉर्पोरेट ऑफिस का मुंबई में, तो याद रखिएगा मुंबई में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। 1911 में एक ऐसी बैंक का फॉर्मेशन किया गया था जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब एक ऐसी बैंक जो कि इंडिया की फर्स्ट स्वदेशी बैंक कहलाएगी। इसमें देखिए स्वदेशी बैंक होने का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वदेशी बैंक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था, और इसके बारे में खास बात यह कि ये भारत की एक ऐसी बैंक है जो फर्स्ट इंडिजिनस बैंक है, इंडिया की पहली इंडिजिनस बैंक। इंडिजिनस का मतलब हो जाएगा कि भारत की पूर्ण रूप से पहली स्वदेशी बैंक कौन सी है। स्वदेशी का मतलब मैं आपको और क्लियर कर दूं कि स्वदेशी का मतलब है क्या, यहाँ पे क्या इसकी इंपॉर्टेंस स्वदेशी की है। तो मैं आपको बता दूं क्लास की 1905 से, यानी कि 1905 का जो समय था, इस टाइम पर भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी उस टाइम पर। इस स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत में कई सारी बैंकों का उद्भव होने लगा था। स्वदेशी बैंक होने का मतलब हो जाएगा कि इस बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था
वो कंप्लीटली इंडियन कैपिटल से किया गया था, इंडियन कैपिटल से। इसलिए इस बैंक को क्या बोला जाएगा बच्चों? इसलिए इस बैंक को बोला जाएगा पहली स्वदेशी बैंक। भारत की पहली स्वदेशी बैंक है, उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बात इस चीज के लिए यहां पे मैंने इंडिकेशन कर दिया। द फर्स्ट इंडिजिनस बैंक, द आंसर हियर, द आंसर हियर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों की हिस्ट्री के बारे में कई सारे ईयर्स दिए गए। 1906 में भी अगर देखते हैं तो इस टाइम पर कैनरा बैंक का भी फॉर्मेशन किया गया था। इस टाइम पर कैनरा बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, है ना। कैनरा बैंक भी टॉप 5 नेशनलाइज बैंकों की लिस्ट में इसको रखा जाता है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो कहीं ना कहीं भारत में बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे और मूव करने लगा, आगे ग्रोइंग करने लगा। यानी कि बात 1949 तक की भी बात करते हैं तो भारत में कई सारी लगभग 30+ बैंक आ चुकी थी भारत में। और उस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी नेशनलाइजेशन हो रहा था। तो ये देखा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले, यानी कि आरबीआई के पहले, भारत में बैंक तो बहुत सारी आ गई थी, लेकिन उनके रेगुलेशन के लिए कोई खास बैंक यहां पर नहीं दिख रही थी, उनका विनियामक करने के लिए कोई बैंक नहीं दिख रही थी। तो जब इतनी बैंकों का गठन हो चुका था तो आप लोग को ये भी कहीं ना कहीं आपको धूमिल हो रहा होगा, यानी एक प्रकार से माइंडसेट से एक बात को हट गया होगा कि उन फाउंडर बैंकों का क्या हुआ होगा, उन प्रेसिडेंसी बैंकों का क्या हुआ होगा, जिन बैंकों का फॉर्मेशन 1906 1806 में, ये आपको मैं दिखा दूं। हाँ, 1806 में, 1840 में और 1843 में किया गया था। इन बैंकों का क्या हुआ था ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन बैंकों का स्पेशली हुआ क्या था। तो आगे मैं इनको और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो आपकी प्रेसिडेंसी बैंकें थी, यानी कि अब तक तो आपने ये देखा कि भारत में कई सारी बैंकों का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये जो प्रेसिडेंसी बैंक हैं, प्रेसिडेंसी बैंकों में जो बैंक थी आपकी, जिसको बोला गया था क्लास, ये बैंक ऑफ बंगाल, और इसके अलावा दूसरी बैंक थी आपकी बैंक ऑफ बॉम्बे, और इसके अलावा और भी प्रमुख बैंक थी एक जिसमें बैंक ऑफ मद्रास बोला गया। इन तीनों प्रमुख बैंकों का क्या हुआ होगा? इन तीनों प्रमुख बैंकों ने क्या ऐसा किया, इनका क्या मतलब, इनका वजूद राजा करके ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों बैंकों को क्लास हुआ क्या था कि जब भारत में कई प्रमुख बैंक आ गई थी तो उस टाइम पर इन बैंकों की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, इसलिए सरकार ने, ब्रिटिश इंडिया ने इन तीनों बैंकों को आपस में विलय करने की ठानी, इनको विलय कर दिया। यानी कि जब इन तीनों को आपस में विलय किया गया था, इसके विलय करने के लिए भारत में एक इंपीरियल इंपीरियल एक्ट 1920 का फॉर्मेशन किया गया था। विद दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत ऑल 3 प्रेसिडेंसी बैंक, ऑल 3 प्रेसिडेंसी बैंक, जितनी भी हमारे यहां पर तीनों प्रेसिडेंसी बैंकें थी, इनको आपस में क्या किया गया बच्चों? विलय कर दिया गया। विद दिस एक्ट ऑल 3 प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज्ड विथ ईच अदर, आपस में इनको विलय कर दिया गया। एंड ऑन 27th ऑफ जनवरी 1921, इस टाइम पर भारत में एक नई बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, जिस बैंक का नाम बच्चों था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि एक ऐसी बैंक जिसका गठन किया गया था 27 जनवरी 1921 को, तीनों फाउंडर बैंकों का विलय करने के बाद। और यह विलय जो किया गया था वह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो विलय किया गया था वो इंपीरियल एक्ट 1920 के माध्यम से किया गया था, और इस इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था। तो अब तो आपके माइंडसेट में आ चुका होगा कि इन तीनों बैंकों का क्या किया गया था। इन तीनों बैंकों का किया क्या गया था क्लास? आपस में इनका विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1921 में हो गया था, तो इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को
केंद्रीय बैंक का दर्जा भी दिया गया था। आपको मैं जानकारी दे दूं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कुछ समय तक भारत में बैंकनोट को भी प्रिंट कर रहा था, केंद्रीय बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड कर रहा था, नोटों का निर्गमन कर रहा था। इसका मतलब उस टाइम पे भारत में कोई केंद्रीय बैंक नहीं थी। और हमने फॉरेन से सीखा हुआ है, चाहे वो हम यूएसए की बात करते हैं जहां पर फेडरल रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, चाइना की बात करते हैं तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना केंद्रीय बैंक है, यूरोप की बात करते हैं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक है। तो अन्य अन्य कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अन्य अन्य कंट्रीज में केंद्रीय बैंक है जरूर, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई केंद्रीय बैंक का होना नहीं पाया गया था। इसलिए हमने शुरुआती स्तर पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को फिलहाल सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यानी कि इसको सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई थी। कब दी गई थी बच्चों? ये 1921 में केंद्रीय बैंक का दर्जा दिए जाने की बात करी गई थी। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1926 में 1926 में 4 अगस्त को हिल्टन यंग, जो एक स्कॉटिश एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया कि भारत में ऐसी बैंक का फॉर्मेशन हो जो केंद्रीय बैंक का दर्जा उसको प्राप्त हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर सके, सभी बैंकों के इक्वलिज्म के तरीके से उसका रेगुलेशन कर सके, जिसकी वजह से इस हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे भारत में आरबीआई की नींव रखी गई थी, आरबीआई की नींव रखी गई थी। और 1934 में आरबीआई एक्ट बनने के बाद 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में देश का केंद्रीय बैंक है और उस टाइम पे 1935 से देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगा था, उस केंद्रीय बैंक ने फिलहाल इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके एज अ सेंट्रल बैंक का दर्जा हासिल कर लिया था। मतलब ये कि आरबीआई के फॉर्मेशन के समय पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के समय पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की समस्त केंद्रीय बैंक के पावर्स जो है वो डाइल्यूट करके आरबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। तो वर्तमान में देश का जो केंद्रीय बैंक है बच्चों, वह आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। अब चर्चा ये भी करते हैं कि अगर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया तो इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बाद में हुआ क्या, क्या किया गया इसका? तो मैं आपको ये बता दूं कि 1955 में 1955 में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, जिस कमेटी को बोला गया था ऑल इंडिया एग्रीकल्चर क्रेडिट रूरल सर्वे कमेटी। ऑल इंडिया एग्रीकल्चर क्रेडिट रूरल सर्वे कमेटी, इस कमेटी के जो मुखिया थे, हेडेड बाय एडी गोरेवाला, जिसको गोरेवाला कमेटी बोलते हैं, एडी गोरेवाला, इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पर एज ए कमर्शियल बैंक के रूप में फिर कार्य करने लगी थी। मतलब जिसने हमें जड़ें दी थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, उस बैंक का वजूद बने रहने के लिए उसको एज ए कमर्शियल बैंक के रूप में भी कार्य कराया गया था। और इसको ये टारगेट दिया गया, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ये टारगेट दिया गया, हैव अ टारगेट, इसको ये टारगेट दिया गया टू सेट अप, भारत में फॉर्मेशन किया जाए, टू सेट अप दी ब्रांचेस, यानी कि भारत में ब्रांचेस का फॉर्मेशन किया जाए, ब्रांचेस का फॉर्मेशन किया जाए, सेट अप ब्रांचेस इन विलेजेस ऑल्सो, यानी कि ग्रामीण परिवेश में भी उनका ब्रांचेस का फॉर्मेशन किया जाए। चलिए, तो बच्चों आगामी क्लास में हम लोग इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में एसबीआई तक पहुंच चुके हैं और बस आपके सामने एसबीआई की बात ही आगे होगी जाकर के। तो अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल, थैंक यू।